हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम इस पार्ट में एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का पूरा नाम ही है सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहले में हमको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है और दूसरे में हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो इफ हम इस पूरे चैप्टर के नाम की बात करें, सो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पूरा नाम है। पहले चैप्टर का नाम आधा ही दिया हुआ है सॉल्यूशंस करके, पूरा नाम ऐसा होता है। मतलब पहले हमको सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है और बाद में हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। यहां तक हम जो भी कुछ पढ़े, यहां तक मतलब सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है, वो पॉजिटिव डेविएशन करेगा कि नेगेटिव डेविएशन करेगा, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव, डेल्टा वी विल बी नेगेटिव, ये जो भी कुछ हमने पढ़ा था वो सभी का सभी सॉल्यूशन पार्ट में था। सही है। यहां से हमको जो सेकंड पार्ट पढ़ना है वो पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या पढ़ना है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा, साथ में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने हैं वो भी बता दूंगा। तो टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है। टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हमको सॉल्यूशन में जो पढ़ा था वो हमारे काम आएगा। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब सबसे मन में क्वेश्चन, पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो मन में आता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है ये। ठीक है, क्या हो सकता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। The properties of a solution या of the solution which depends on number of solid particles, number of solid particles, not on nature of solid particle, nature of solid particle। are called as colligative property, are called as colligative property। colligative property is also called as democratic properties, क्योंकि डेमोक्रेसी में जैसे होता है ना वैसे। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दो वर्ड है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से रीड करके देखो क्या समझ में आता है। डेफिनेशन को रीड करो एक बार, कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है। क्या लिखा हुआ है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन इन which depends on the number of solid particle, not on the nature of solid particle। इसका मतलब यहाँ पे हम कोई एक सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन में H2O में हमने A के 30 पार्टिकल्स ऐड किए। यहाँ पे हमने इस सॉल्यूशन में, वाटर के सॉल्यूशन में हमने A के 20 पार्टिकल्स ऐड किए। तो इसमें ये जो प्रॉपर्टी रहेगी, जो भी XYZ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगी और इसमें वो प्रॉपर्टी का वैल्यू कम रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे ये फर्क नहीं बनता है कि इनका नेचर क्या है। सही है, तो इसका नेचर कैसे रहेगा वो नहीं देखना है, हमको यही देखना है कि ये सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद जो प्रॉपर्टी बताएगी वो कैसे रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, नाम ही देखना है, डेफिनेशन को याद रखना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है,
तो प्रॉपर्टी which depends on the number of solid particle not on the nature of solid particle, वो solid particle किस प्रकार से है वो हमको नहीं देखना है। अब यहाँ पे जो हमको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, यहाँ पे हमको टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है और मेरे हिसाब से उनमें से एक प्रॉपर्टी 90% हमने पढ़ ली। यहाँ पे हमको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, उनमें से एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, ठीक है। उस फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है, थोड़ी देर के बाद बताता हूं, नाम थोड़ी देर के बाद बताता हूं, ठीक है। कैसे वो देखते हैं। अब मैंने बोला कि हमारे पास वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स किया, वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स किया, तो यहां पे हमको मिलेगा सॉल्यूशन, यहां पे हमको मिलेगा सॉल्यूशन। तो यहां पे 3 टर्म आती है, कौन सी, यहां पे आएगी P2 डिग्री, यहां पे आएगा X2 और यहां पे आएगा P2। ये 3 टर्म इसके लिए आएंगे, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में भी 3 बातें आएंगी। पहला रहेगा P1 डिग्री, ये रहेगा P1 और यहाँ पे रहेगा X1, ठीक है। और इसमें जो बातें रहेंगी वो रहेगा Pt, वो क्या रहेगा Pt, ठीक है, समझा। तो वोलेटाइल सॉल्यूट का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था उसको बोलेंगे हम लोग P2 डिग्री, सही है, क्या बोलेंगे, P2 डिग्री। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो था उसको बोलेंगे X2, सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर का जो वेपर प्रेशर था उसको बोलेंगे P2। वैसे हम लोग सॉल्वेंट के लिए देखेंगे, ठीक है। तो ये बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। इससे और कुछ देख सकते हैं, जैसे हियर आई कैन राइट P1 इक्वल्स टू P1 डिग्री इनटू X1, इज इट क्लियर, पता है ना ये P1 इक्वल्स टू P1 डिग्री इनटू X1। तो वही P2 के लिए क्या रहेगा, P2 इक्वल्स टू P2 डिग्री इनटू X2, सही है, क्लियर है ना, यहां तक ओके होना चाहिए मेरे हिसाब से, समझ में आ गया। अब ये दोनों के दोनों प्योर में है, दोनों के दोनों प्योर में है। अब क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन के बारे में देख रहे हैं, किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। तो जब इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, एट दैट टाइम इट विल बी Pt इक्वल्स टू P1 प्लस P2, Pt इक्वल्स टू P1 प्लस P2, सही है ना, समझ में आ गया। हाँ, आगे क्या होगा, आगे इसको एक्सपांड करते हैं तो ये बनेगा P टोटल इक्वल्स टू, दैट विल बी P1 डिग्री इंटू X1 प्लस P2 डिग्री इंटू X2, ठीक है, ये भी सही है ना, P1 डिग्री इंटू X1 प्लस P2 डिग्री इंटू X2। अब होता ऐसे है, यहां पे हम बोल सकते हैं X1 प्लस X2 इक्वल्स टू 1, therefore X1 इक्वल्स टू 1 माइनस X2, सही है, X1 इक्वल्स टू 1 माइनस X2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे X1 का वैल्यू ये पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, X1 का वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वेशन विल बी P टोटल इक्वल्स टू P1 डिग्री इंटू 1 माइनस X2 प्लस P2 डिग्री इंटू X2, सही है। अब क्या होगा, Pt इक्वल्स टू P1 डिग्री माइनस P1 डिग्री इंटू X2 प्लस P2 डिग्री इंटू X2। इन दोनों में X2 है, तो X2 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। सो नेक्स्ट इक्वेशन विल बी Pt इक्वल्स टू P1 डिग्री प्लस इन ब्रैकेट क्या आएगा, इट विल बी P2 डिग्री माइनस P1 डिग्री इंटू X2। सो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला बना लिया इस प्रकार से, सही है, ये फॉर्मूला हमने देखा था, सही है, नहीं है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये एक कंडीशन थी, ठीक है, ये किसके लिए थी, एक के लिए कंडीशन थी, तो यहां तक सही होना चाहिए, ओके।
तो इफ हम वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला बनाया था, दैट विल बी P2 इक्वल्स टू P2 डिग्री प्लस P1 डिग्री माइनस P2 डिग्री इंटू x1। आई थिंक यहाँ पे कुछ डाउट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वही है जो हमने पढ़ा था। तो ये किसके लिए पढ़ा है, वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। इज इट ओके, इज इट क्लियर? क्या इनमें कुछ डाउट्स है आपको? इनमें कुछ डाउट्स है? ओके, ठीक है, होने भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये वही है जो हमने पढ़ा था, ठीक है। जस्ट रिवाइज कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम इससे दूसरे टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं। अब क्या करता हूं, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर देता, थोड़ा सा चेंज। वो चेंज होता है, यहाँ पे जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, यहाँ पे जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। तो क्या चेंज होगा, यहाँ पे जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। इफ सोल्यूट विल बी नॉन वोलेटाइल, तो ये जो वैल्यू है ऑल वैल्यूज विल बी जीरो। कौन से? 1 वाले, सॉरी 2। सो ऑल वैल्यूज विल बी जीरो, सो P2 डिग्री विल बी जीरो, P2 विल बी जीरो एंड x2 विल बी जीरो। व्हाई? बिकॉज ये जो लॉ है, ये जो लॉ है, ये कौन सा है? रॉड्स लॉ है। ये रॉड्स लॉ है, दिस इज रॉड्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, दिस इज रॉड्स लॉ। हाँ, कौन सा लॉ है? Which law is this one? P1 equals to रॉड्स लॉ, ये ना? हाँ, पक्का। हाँ, तो ये जो रॉड्स लॉ रहेगा, ये एप्लीकेबल किसके लिए होता है? वोलेटाइल के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? वोलेटाइल के लिए। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, शायद उसके पहले। ये तो नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब ये इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस वन। तो ये इक्वेशन पूरे बदल जाएंगे, ये पूरे के पूरे इक्वेशन बदल जाएंगे, और होगा ऐसा, यहाँ पे ये P3 इक्वल्स टू P1 आएगा, P2 नहीं आएगा। P2 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। अब P2 नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब हमको ये डेरिवेशन फिर से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला जो डेरिवेशन था वो वोलेटाइल के लिए था। अब क्या है, हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, सही है। तो अब यहां से आगे के पूरे इक्वेशन बदल जाएंगे, और आगे हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं। क्या होगा आगे जाके? फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर दिस इक्वेशन, दैट इज Pt इक्वल्स टू P1 डिग्री इंटू x1। तो अब इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, दैट इज Pt अपॉन P1 डिग्री इक्वल्स टू x1, सही है। ये मिल गया। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 1, मतलब दोनों साइड को 1 में से माइनस करना है। दोनों साइड को क्या करेंगे? 1 में से माइनस करेंगे, सो इट विल बी 1 माइनस Pt अपॉन P1 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस x1, ऐसे। अब ये P1 डिग्री यहां चला जाएगा, सो दिस विल बी P1 डिग्री इंटू P टोटल अपॉन P1 डिग्री इक्वल्स टू x2। ये इक्वेशन हमको मिल गया, सही है। तो ये इक्वेशन हमको इस प्रकार से मिल जाएगा। समझा नहीं समझा? मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, P1 डिग्री माइनस P1 अपॉन P1 डिग्री इक्वल्स टू x2, बोथ आर सेम, सही है। हमने P टोटल की जगह P1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रेशर जो रहेगा वो P1 की वजह से रहेगा, और P1 जो रहेगा वो सॉल्यूशन के लिए है, इसलिए यहाँ पे हमने Pt की जगह P1 लिखा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बोथ आर इक्वल। क्वेश्चन इज दैट इफ हम लिखते हैं P1 डिग्री माइनस P1, तो अब मैंने आपको पूछा P1 डिग्री और P1 में से कौन ज्यादा होना चाहिए? P1 डिग्री और P1 में से कौन सा वैल्यू ज्यादा रहेगा? विच विल बी मोर? P1 डिग्री का मतलब क्या है? जब ओनली प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर कितना था?
और P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। समझे बात को? ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा, P1 डिग्री और P1 में से विच वैल्यू विल बी ग्रेटर एंड व्हाई? So P1 डिग्री विल बी ग्रेटर देन P1, सो P1 डिग्री का वैल्यू ज्यादा रहेगा और P1 का वैल्यू कम रहेगा। इसका मतलब हम यहां से यहां पे जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है। क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर कम हो रहा है, और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो उसको बोलेंगे लोअरिंग। क्या बोलेंगे? लोअरिंग। अब ये लोअरिंग क्या हो रहा है? लोअरिंग वेपर प्रेशर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग क्यों बोला? सपोज हम ऐसा लिखते, ऐसा, तो लोअरिंग की जगह मैं हायरिंग बोल सकता हूं। एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, हायरिंग थोड़ा अलग लगता है बट बोल लेते हैं। इफ ऐसा होता तो क्या होता? उसको हायरिंग बोलते ना, मतलब पहले से अब प्रेशर बढ़ गया और पहले से प्रेशर ज्यादा हुआ मतलब हायरिंग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेशर पहले से कम हो गया सॉल्वेंट का, और इसलिए बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझे बात को? अरे अंडरस्टूड? यस और नो? समझ रहे ना बात को? हाँ, तो इसको हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम इनिशियल प्रेशर के साथ कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम इनिशियल प्रेशर के साथ कंपेयर करेंगे, तब ये जो रहेगा इन दोनों को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, समझे बात को? दोनों का मतलब समझ में आ गया? रिलेटिव का मतलब हम किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, एक्स को वाई के साथ रिलेट करते हैं ना, वैसे तो हम यहाँ पे किसी को रिलेट कर रहे हैं, और इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को उनके प्योर फॉर्म के प्रेशर के साथ रिलेट करते हैं, और इसीलिए मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नाम का वर्ड यूज करता हूँ। रिलेटिव इसलिए बिकॉज हमने यहाँ पे इन दो टर्म को एक दूसरे के साथ रिलेट किया है। समझे बात को? ऐसा नो? क्लियर है ना? इन दोनों को हमने क्या किया है? रिलेट किया है, और इसीलिए हाँ, रिलेटिव डेंसिटी की तरह, जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है, दो डेंसिटी को रिलेट करते हैं, वैसे हमने यहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर को रिलेट किया है, एंड दैट्स व्हाई दिस टर्म इज कंसीडर्ड एज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है? सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के? सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के? सॉल्यूट के। अब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड है, मतलब सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड है या सॉल्यूट के बिहेवियर पे डिपेंड है? मोल फ्रैक्शन जो होता है वो नंबर से फाइंड करते हैं कि बिहेवियर से फाइंड करेंगे? वो पोलर है, नॉन पोलर है, इससे फाइंड करेंगे कि उसके बिहेवियर से फाइंड करेंगे? तो उसके नंबर से फाइंड करेंगे। इसका मतलब ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो रहेगा वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड है, और जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड होता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए हमने इसको बोला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको पूछा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि रिलेटिव लोअरिंग इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्या पूछा मैंने? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगा, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगा, या दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बनेंगे? दोनों बनेंगे। देखो, जब हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करते हैं, सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। समझे बात को? अब ये सॉल्यूट पार्टिकल नॉन वोलेटाइल है तो भी वहां पे डिपेंड है, लेकिन जब हम ऐसा लिखेंगे P1 डिग्री माइनस P1 इक्वल्स टू x2 इंटू P1 डिग्री,
तो क्या ये वाला वैल्यू ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड है? क्या ये वाला वैल्यू ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड है? नो, ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये उसके साथ साथ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड है। ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड है। हमको सॉल्वेंट का रोल ही नहीं चाहिए, हमको रोल चाहिए था बस सॉल्यूट के पार्टिकल्स का। समझे बात को? तो ये वाला जो सेकंड वाला जो टर्म मैंने बोला है, ये ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन पहला वाला जो टर्म है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। बात समझ रहे हो ना? अब मैंने फिर से वही क्वेश्चन पूछा, तो क्या ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरा था रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के साथ साथ प्रेशर के ऊपर डिपेंड रहेगा, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कंप्लीटली सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड रहेगा। और इसलिए ये मान के चलते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। सो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्वेश्चन ऐसा आता है, ये बात भी पूछी जाती है कभी कभी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में P1 डिग्री का और P1 का रिलेशन क्या है? बोथ आर इक्वल, P1 डिग्री इज हायर देन P1 और P1 डिग्री इज लोअर देन P1, और नहीं पता, मतलब बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये किसका काम करेगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का काम करेगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं P1 डिग्री माइनस P1 अपॉन P1 डिग्री इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो क्या मैंने सही लिखा, गलत लिखा? ये वाला सही है, गलत है? समझ के बात को, ये सही है, गलत है? सेम है। क्या किया हमने? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा। बट ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं ना, ये नॉर्मली हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए करते हैं। किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्यों करते होंगे? व्हाई इन डाइल्यूट सॉल्यूशन? बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट क्वांटिटी कम रहेगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूट क्वांटिटी कम रहेगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कम रहेगा, और इंटरेक्शन जब कम रहेगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन के जैसा बिहेवियर करेगा। किसके जैसा बिहेवियर करेगा? आइडियल सॉल्यूशन के जैसे बिहेवियर करेगा। और इसीलिए ये जो लॉ होते हैं ये डाइल्यूट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो ये हम जो लॉज यूज करते हैं दीज आर एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो किसका क्वांटिटी कम रहेगा? सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? विच विल बी लेस? सॉल्यूट का अमाउंट जो रहेगा वो कम रहेगा। लेस मतलब कम रहेगा, थोड़ा सा, बहुत कम रहेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं N1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन N2। सही है? N1 और N2 को कंपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होने की वजह से N2 का वैल्यू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 जो रहेगा वो N1 से बहुत कम रहेंगे, और जो वैल्यू बहुत कम होती है उसको जब कंपैरिजन करते हैं तो नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। और इसीलिए अब ये इक्वेशन बनेगा P1 डिग्री माइनस P1 अपॉन P1 डिग्री इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ठीक है? N2 का वैल्यू कंपैरिजन में कम है, जीरो नहीं है, इसलिए हमने यहां पे N2 को निगलेक्ट नहीं किया। लेकिन जब N1 और N2 दोनों को कंपेयर करेंगे तो N2 को आप निकालोगे या नहीं निकालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और जिसका वैल्यू बहुत कम होता है उसको जब कंपेयर करते हैं तो वो नेग्लिजिबल होने की वजह से उसको लिखेंगे नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे N2 को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हम N2 और N1 दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो जिसका वैल्यू बहुत कम होता है उसको जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके वजह से जो होने वाला चेंज होता है वो बहुत कम होता है, और इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं।
और इसलिए इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये बना दिया। ठीक है, इसको और मॉडिफाई करा सकते हैं, तो ये बन जाएगा P1 डिग्री माइनस P1 अपॉन P1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, W2 अपॉन W1 इंटू M1 अपॉन M2। सही है, W2 अपॉन W1 इंटू M1 अपॉन M2। W2 स्टैंड फॉर वेट ऑफ सोल्यूट, W1 स्टैंड फॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट, M1 स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, M2 स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। समझे बात से? रिपीट कर रहा हूं यहां से। N2 को निगलेक्ट इसलिए किया बिकॉज सॉल्यूशन डाइल्यूट है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, और सॉल्यूशन डाइल्यूट होने की वजह से N2 का क्वांटिटी बहुत कम रहेगा, और इसलिए हम N2 को नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, तो यहां से ये बन जाएगा। N2 का मतलब होता है W2 अपॉन M2, N1 का मतलब होता है W1 डिवाइडेड बाय M1, और इनको सॉल्व करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमको निकालना है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास पता होना चाहिए, साथ में वो M1 और M2 हमको दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला वो है, इससे हम लोग सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब हमको सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास का फाइंड करना है। कभी कभी ऐसा होता है हमको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया जाता है और हमको मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता है, तो पहला वाला जो फॉर्मूला है दिस वन, ये तब काम आएगा जब हमको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, और ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। ठीक है, तो ये रहेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये अब मैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन तो निकाल ही देता हूं, क्योंकि डेफिनेशन का काम हो गया। अब हमको बस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देखने हैं। ठीक है, कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो किस प्रकार से काम करेंगे। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, पेज के ऊपर अलग से लिख लो, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको बस फॉर्मूले ही देखना पड़े। ठीक है, और उसमें जो लिखा है उस टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, हम सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अब देखेंगे। अब सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यहां से शुरू करता हूं मैं। उसके पहले दो बातें, हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस बोथ आर सेम और डिफरेंट, हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस बोथ आर सेम और डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, बट दोनों को यूज हम सेम ही करते हैं। सही है ना, कभी हाइड्रेशन की जगह हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, कभी हाइड्रोलिसिस की जगह हाइड्रेशन बोलते हैं। जैसे हमने डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम में देखा था, तो डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन बोथ आर डिफरेंट, बट बोलने के टाइम पे हम दोनों को सेम ही लेते हैं। डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन दोनों सेम है, यही मान के चलते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाएगा तो बोथ आर डिफरेंट। ऐसे ही बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की, तो हम यहाँ पे एक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और दूसरे को बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब दोनों टर्म जो है वो डिफरेंट है, लेकिन बोलने के टाइम पे हम दोनों को एक जैसे ही लेते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, atmospheric pressure, that is called as vapor pressure, sorry that is called as boiling point। तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहेगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमको एक साइड से वेपर प्रेशर को ही करना है। मतलब ऐसा हो गया ना कि यहाँ पे एक बाउल है, इस बाउल में मैंने वाटर को बॉईल करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया है। ठीक है,
अब जैसे हम यहाँ से इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का जो वाटर रहेगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और ये वेपर जो रहेगा वो क्या करेगा, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये वेपर क्या करेगा, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इस पिस्टन के ऊपर अपर साइड से कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, अपर साइड से कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, अपर साइड से एटमॉस्फेयर जो रहेगा ये प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। इनिशियली क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहेगा और वेपर प्रेशर कम रहेगा, तो ये जो लीड है, ये लीड जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, हम इसको हीट करते जाएंगे, सो इन द कंटेनर वेपर्स का क्वांटिटी बढ़ेगा, और जब वेपर का क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये वेपर का प्रेशर बढ़ेगा, और वो क्या करेगा, इस पिस्टन को, इस लीड को अपर साइड में लेके जाएगा। और जैसे ये लीड को अपर साइड में धकेल रहा है, इसका मतलब इस वेपर का जो प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया है। समझे बात को? तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हल्का सा इसने इस लीड को अपर साइड में लेके जाना शुरू कर दिया, तो अब ये बोल सकते हैं कि चलो अब इस वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों सेम है। सही है? तो इस टाइम पे जो टेम्परेचर रहेगा इस सॉल्यूशन का, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। समझा नहीं समझा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है ना? अरे क्लियर है? तो यहां से हम लोग इस वाटर को हीट करते जाएंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा, और वेपर का क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये पिस्टन के ऊपर का प्रेशर बढ़ेगा, और जब पिस्टन का ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, पिस्टन को अपर साइड लेके जाएगा। तो उस टाइम पे इस वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। तो उस टाइम पे जो इस वाटर का टेम्परेचर रहेगा, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन ऐसा है कि बॉइलिंग पॉइंट प्लेस टू प्लेस वेरी हो सकता है। कैसे? अब इस प्रकार से हम यहाँ पे, ठीक है, तो एक ए नाम का स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे वेपर प्रेशर मेजर कर रहा है वाटर का, ठीक है, और दूसरा जो स्टूडेंट बी है वो यहाँ पे वेपर प्रेशर मेजर कर रहा है, ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ए और बी में से कहां पे वेपर प्रेशर कम होगा, मतलब कहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ए और बी कहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और क्यों होगा? बी पे क्यों? क्योंकि ए के ऊपर एटमॉस्फेयर ज्यादा है, इतना सारा एटमॉस्फेयर है। तो ए में ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ, मतलब रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर विल बी लेस। तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है वो कम होने वाला है। तो इस पॉइंट पे वाटर जल्दी बॉईल होगा और यहाँ पे वाटर लेट बॉईल होगा। मतलब यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग मिला और यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग मिला। तो एक ने बोला कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है, तो इसने बोला, और ये बोलता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ये भी सही है। अब बी ने बोला वो भी सही है, ए ने बोला वो भी सही है। हमने पूछा कैसे, तो इन दोनों ने फिर से एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। अब देख के लगा कि दोनों का एक्सपेरिमेंट सही है, लेकिन एक ही लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग नहीं हो सकता। तो ये कंफ्यूजन निकालने के लिए अभी क्या करते हैं, हम बॉइलिंग पॉइंट का टर्म यूज नहीं करते हैं, हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का टर्म यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग का पॉइंट क्या बोलता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू 1 atm, इज इक्वल्स टू 1 atm। मतलब इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका रिलेशन किसके साथ है, हम वहां पे प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और उसमें मेजर करेंगे कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm हुआ क्या। और जैसे वो 1 atm हो जाएगा तो हम लोग ये मान के चलेंगे, मतलब ये क्लोज कंटेनर है और यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, और यहाँ पे हम देखेंगे रीडिंग कि इनसाइड का प्रेशर 1 atm हुआ क्या। हाँ, जैसे ही 1 atm हो जाएगा
तो बोलेंगे कि ये टेम्परेचर जो रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे या यहाँ पे दोनों जगह हम जाएंगे तो दोनों जगह पे बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। ठीक है, तो हम कौन सा यूज करना हमारे लिए अच्छा है? हम बॉइलिंग पॉइंट तो अच्छे से मतलब ज्यादा अच्छा है हमारे लिए कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा अच्छा है? विच वन विल बी गुड, बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि हर जगह सेम ही रहेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो हर जगह डिफरेंट रहेगा। लेकिन बहुत सारे बुक्स में, तो टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी जो डेफिनेशन दिया जाता है वो इसके हिसाब से दिया जाता है, ये इसके हिसाब से। मैंने दोनों का डिफरेंस बताया और मेरे हिसाब से जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। डेफिनेशन देखो कैसे लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? द टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा कहा जाता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में उसमें 1 atm को ही लिया है। मतलब डेफिनेशन में शायद ये दिया है, लेकिन बोल एक्सप्लेन करने के टाइम पे इसी के हिसाब से गए, तो मैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जाता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड is equals to 1 atm and that is called as the atmospheric, sorry, that is called as the boiling point। समझ में आया? तो क्या बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझ में आ गया? अरे हाँ या नहीं? तो क्या हुआ डेफिनेशन, आप लिख सकते हो खुद। क्या होगा? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू 1 atm। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी 1 atm। ठीक है, इसमें है तो ज्यादा कुछ नहीं, इसको ग्राफिकली देखना है। ठीक है, इसको क्या करना है? ग्राफिकली देखना है। ठीक है, अब यहां पे भी वही कंडीशन है, सोल्यूट विल बी वोलेटाइल, सॉल्वेंट विल बी वोलेटाइल एंड सोल्यूट विल बी नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वो कंडीशन एज इट इज है। सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सभी पे वही है, मतलब चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, एंड सॉल्वेंट विल बी वोलेटाइल। मतलब पता है ना वोलेटाइल का? अरे हाँ या नहीं? पढ़े थे हम लोग वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है ना? अब मैं यहां से ग्राफ के हिसाब से बताता हूं, किसके हिसाब से? ग्राफ के हिसाब से। इस एक्सिस पे इसको y एक्सिस बोला है, इसको x एक्सिस बोला है। ठीक है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है, इस y एक्सिस पे मैं लेता हूं वेपर प्रेशर। क्या लेता हूं? वेपर प्रेशर। और यहां पे हम लेते हैं टेम्परेचर, यहां पे लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो दो एक्सिस है। ठीक है, आई थिंक दिस विल बी गुड। ठीक है, जब कंफ्यूजन होता है आपको तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलो, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके हिसाब से जाओ, क्योंकि जेडबल लीड में जो होता है वो एनसीईआरटी के हिसाब से होता है। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, मेरा काम है आपको कंसेप्ट समझाना, क्या सही है क्या गलत बताना। लेकिन कुछ दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, स्पेशली एनसीईआरटी में, तो आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो कहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है तो एनसीईआरटी को फॉलो करो, दैट विल बी क्लियर। ओके, हाँ, सो टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। यहाँ पे मैं एक मार्क लगाता हूँ और इस मार्क को बताऊंगा कि ये 1 atm रहेगा। कितना रहेगा? 1 atm। सो यहाँ पे हम 1 atm का एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और 1 atm का मतलब 1.013 बार होता है, तो वो भी लिख दिया। 1 atm का मतलब होता है 1.013 बार, वो भी लिख दिया। अब मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, कोई भी ले ले। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सो टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर बोथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या किया, मेरे पास जो है वो A यहां पे है, A। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब ये इस टेम्परेचर पे है, अब मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा? इस वोलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा।
सही है। तो यहां पे हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो ऐसे जा रही है और ये बी है, तो इसको मैं बोलूंगा कर्व ए बी, इसको मैं बोलूंगा कर्व ए बी। तो यहाँ पे जो कर्व ए बी है, एक मिनट जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, 1.013 बार, ठीक है, और इस एक्सिस को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, इज इन रेंज, ओके, ठीक। तो अब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए पे टेम्परेचर कम है और बी पे टेम्परेचर ज्यादा है, सही है। अब मैं बोलता हूँ दिस इज टेम्परेचर T1, इसको मैं बोलता हूँ टेम्परेचर T2 और इसको मैं बोलता हूँ टेम्परेचर T3। तीनों में से कौन से टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा है, कौन से टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा है? तो यही मान सकते हैं ए जो है वो T1 के लिए है, बी जो रहेगा वो T3 के लिए है, और ये वाला पॉइंट जो रहेगा ये वाला, इसमें ये रहेगा T2 में। सो T3 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, लेकिन हमको क्या करना है, T2 टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे इस प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। अभी तक सॉल्यूट को ऐड नहीं किया, तो हमारे पास जो बीकर है, इस बीकर में अभी तक हमने सॉल्वेंट को ही ऐड किया है, अभी तक सॉल्यूट को ऐड नहीं किया, और ये सॉल्वेंट वोलेटाइल है। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, और इस T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1 atm, सही है। तो T1, T2 और T3 में से which temperature is considered as a boiling temperature? Which temperature is considered as a boiling temperature? T1, T2 और T3? It must be T2। तो हम T2 को बोल सकते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। अरे हाँ या नहीं, T2 टेम्परेचर पे ही तो वेपर प्रेशर 1 atm हुआ ना, तो हम T2 टेम्परेचर को बोल सकते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। तो मैं यहां पे यूज करता हूं TB डिग्री, इसको TB लिखूं या TB डिग्री लिखूं? T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, D स्टैंड फॉर बॉइलिंग, डिग्री स्टैंड फॉर प्योर। तो यहां पे क्या लिखना सही रहेगा, TB लिखना सही रहेगा या TB डिग्री लिखना सही रहेगा? क्या लगता है? TB विल बी गुड, TB डिग्री विल बी गुड, क्या लगता है? TB विल बी गुड, TB डिग्री, मेरे हिसाब से TB डिग्री ज्यादा सही रहेगा। व्हाई TB डिग्री? बिकॉज ये प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर रहेगा दैट विल बी TB डिग्री, सही है। अब क्या हुआ, इस प्योर सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट को ऐड किया, ठीक है, ये हमारा T1 टेम्परेचर है, T1, ठीक है। तो T1 टेम्परेचर है, T1 से हम लोग T3 तक गए थे, कहां तक गए थे? T3 तक, और टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर बढ़ा, और TB डिग्री टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर 1 atm हुआ था, तो उस टेम्परेचर को हमने बॉइलिंग टेम्परेचर बोल दिया, सही है। अब क्या हुआ, हम वापस फिर से आते हैं और T1 टेम्परेचर पे आते हैं, कहां पे? T1 टेम्परेचर पे। अब T1 टेम्परेचर पे मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिक्स कर दिया, किसको ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिक्स कर दिया। तो इसमें देखो T1 डिग्री पे ये था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, अब हमने सोल्यूट को मिक्स कर दिया तो ये सॉल्यूशन बना। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर T1 टेम्परेचर पे A से ज्यादा रहेगा या A से कम रहेगा? सो C और D, विच इज पॉसिबल? उसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन में ऐड, मतलब सोल्यूट ऐड करने के बाद उनका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, मतलब ऐसा सोल्यूट ऐड किया जो इजीली इवेपोरेट नहीं होगा, तो उसको इवेपोरेट करने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमारा ग्राफ C से शुरू होगा, वो D से शुरू नहीं होगा। यह तो क्लियर है ना कि ग्राफ C से शुरू होगा, D से शुरू नहीं होगा, तो हम इसको निकाल देते हैं।
तो ग्राफ यहां से शुरू होगा। अब पहले जैसा ही करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और यहां पे जो ग्राफ है वो हमको ऐसा मिलेगा, डी यहां चला गया, सही है। सो दिस सेकंड ग्राफ इज ओनली फॉर सॉल्वेंट, सॉरी दिस इज फॉर सॉल्यूशन। तो सेकंड वाला जो ग्राफ रहेगा वो किसके लिए रहेगा, सॉल्यूशन के लिए रहेगा। और इस सॉल्यूशन ने 1 atm प्रेशर, ये सॉल्यूशन ने 1 atm प्रेशर जिस टेम्परेचर पे अटेंड किया है उस टेम्परेचर को बोलेंगे टीबी। टीबी बोलेंगे तो चलेगा, चलेगा ना, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, सॉल्वेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये बन जाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये बन जाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ इम्प्योर सॉल्वेंट। इम्प्योर क्यों बोला, क्योंकि हमने सोल्यूट को ऐड किया तो वो इम्प्योर बन जाएगा, सोल्यूट को ऐड किया तो वो इम्प्योर बन जाएगा, सही है। सो दिस इज टीबी डिग्री एंड दिस इज टीबी, ठीक है। सो टीबी विल बी बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ इम्प्योर सोल्यूट, सॉल्वेंट बोल सकते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ इम्प्योर सॉल्वेंट, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं दिस विल बी द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, बट टीबी डिग्री विल बी बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ओनली। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ओनली, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीबी डिग्री एंड टीबी, which will be more, what is the relation between TB degree and TB, what is the relation between TB degree and TB, TB will be more, TB degree will be more, TB will be more, TB degree will be more। अरे समझ तो आ रहा है ना, TB का वैल्यू डिग्री का वैल्यू कम है और TB का वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे हम डेल्टा TB निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है टीबी, माइनस क्या होगा टीबी डिग्री, सही है, क्लियर है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल टीबी माइनस टीबी डिग्री, तो इस डेल्टा टीबी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, डेल्टा टीबी जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, इट विल बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हुआ मतलब बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया। इसके पहले कम हुआ था तो उसको लोअरिंग बोला था, इसके पहले वाले में कम हुआ था तो उसको लोअरिंग बोला था, इसमें बढ़ गया तो हायरिंग बोल सकते हैं, सही है ना। जब कम हुआ था तो लोअरिंग बोला था, जब बढ़ेगा तो हायरिंग बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम हायरिंग नहीं बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, क्या बोलेंगे, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। और क्या बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, और इसलिए हम इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर, या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझे बात को। तो हमने क्या बोला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन क्यों बोला, एलिवेशन का मतलब बढ़ना और डिप्रेशन का मतलब कम होना, या लोअरिंग का मतलब भी कम होना। तो लोअरिंग एंड डिप्रेशन का मतलब कम होना और एलिवेशन का मतलब बढ़ना। तो इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद उनका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया है, और इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है डेल्टा टीबी इज कंसीडर्ड एज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर। इनको यहां से इरेज कर देता हूं क्योंकि इनका काम नहीं है। अब यहां से आपको दो बातें पता चल गई है कि सेकंड वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसका नाम होना चाहिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा। अब इसमें ऐसा है, एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है, एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, is directly proportional to molality. This is molality. This is molality.
ठीक है, अब क्या होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, तो यहां पे उन्होंने यूज किया डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम मोलैलिटी, वेयर के बी स्टैंड फॉर मोलल। मोलल क्यों? क्योंकि मोलैलिटी है इसलिए। मोलल एलिवेशन हुआ है तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, तो केबी को बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी, मतलब यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलैलिटी के फॉर्म में है। सो फाइनल फॉर्मूला विल बी डेल्टा टी बी विल बी के बी इंटू वेट ऑफ 2 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2। सही है, फॉर्मूला सही है मोलैलिटी का, क्लियर है ना। इसमें वेट जो रहेगा वो किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको फाइंड करना है, तो वो एलिवेशन फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जिसमें वेट जो रहेगा वो ग्राम में दिया जाएगा। Is it clear? So this is the formula to calculate the molality. Sorry, this is the formula to calculate the elevation in boiling temperature. तो boiling temperature में कितना elevation रहेगा और कितना elevation मिलेगा वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। Clear? Okay. Where TB delta TB stand for elevation in boiling point, KB stand for molar elevation constant, W2 stand for weight of solute। W2 का मतलब क्या होता है, weight of solute, लिख लेते हैं, ठीक है। W1 का मतलब क्या होगा, weight of solvent, और M2 का मतलब होगा molecular weight of solute। क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लिया है, ठीक है।